केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जी राम जी योजना को श्रमिकों और किसानों के लिए बताया हितकारी। राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता का आरोप। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर को किया जारी। भारत @2026 सेवा सुशासन और समृद्धि कैलेंडर का थीम। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुंजन सिंह को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त होने पर दी बधाई। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के कल के बयान पर किया पलटवार। और राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, विमान और रेल सेवा पर असर। आज और कल कई इलाकों में गहरे धुंध का अलर्ट, न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत पूजन कर रामलल्ला के दर्शन किए। उन्होंने राम मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज दूसरी वर्षगांठ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या में मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी में भी राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। अयोध्या में भव्य आयोजन है, तमाम कार्यक्रम हैं। हनुमानगढ़ी में यहाँ पर दर्शन करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन पुनीत अवसर पर देश विदेश के राम भक्तों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से असंख्य राम भक्तों का 5 सदियों का संकल्प साकार हुआ है। आज रामलला अपने भव्य धाम में पुनः विराजित है और इस वर्ष रामनगरी धर्मध्वजा और रामलल्ला की प्रतिष्ठा द्वादशी की साक्षी बन रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। गिरिडीह दौरे के क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश के समग्र विकास को लेकर केंद्र सरकार के विजन का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बन रही है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, यानी कि बहुत सारे समृद्ध देश कोविड के बाद डगमगा गया, लेकिन भारत के जो अर्थव्यवस्था है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सूझबूझ, उनके दूरदृष्टि के वजह से आज लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार पर केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं लेने का भी आरोप लगाया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र की योजनाएं राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। आज जो झारखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार बिल्कुल इन सारे चीजों पर ध्यान नहीं देती, उनका विकास पे कोई ध्यान नहीं है। आज शिक्षा बिल्कुल की स्थिति चौपट है, स्वास्थ्य की स्थिति चौपट है और अन्य चीजों पे भी देखें, पुलिस प्रशासन का भी हाल वही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना मजदूरों और किसानों के हित में है।
इस योजना के माध्यम से देश तरक्की करेगा और लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। आम जनमानस की जो भावना है, लोगों को जिस तरह के कार्य चाहिए, जो बाध्यताएं थी उन सारे चीजों से अलग हटके, ताकि आम लोगों को इसका बेहतर लाभ मिल सके, गांव का विकास हो, आम किसानों के हित में ये जी राम जी स्कीम है, किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया और नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो जब अच्छा कोई योजना हम लेके आते हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज वो करते हैं, तो ये उनकी आदत में शुमार हो गई है कि वो क्रिटिसाइज करें। और प्रतिपक्ष के नेता की बात जब वो खुद की सरकार को नहीं बख्शे, तो फिर वो अभी क्या बख्शेंगे। गिरिडीह आगमन पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर का थीम सेवा, सुशासन और समृद्धि पर आधारित है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भारत एक्ट 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि, ये थीम एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती है जो अपने आत्मविश्वास में अडिग है, अपनी पहचान को लेकर गौरवान्वित है और अपने विकसित भारत के विजन को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। जोरदार तालियों के साथ साल 2026 के स्वागत का इस कैलेंडर के साथ सभागार में मौजूद सभी लोग करें। Reforms the mark an important chapter of our national journey towards the Viksit Bharat 2047. These reforms were guided by a clear objective to ensure inclusive growth, strengthen economic resilience, and lay a sustainable foundation for India's long-term development. Friends, at the heart of this effort were far-reaching economic and tax reforms aimed at easing the burden on citizens and encouraging voluntary compliance. साल 2025 अब विदा लेने को है और नए साल के स्वागत को लेकर लोग बेकरार हैं। वर्ष के अंतिम दिन नूतन वर्ष की मंगल कामना को लेकर मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देवघर बाबाधाम में भी बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से जलार्पण कराया जा रहा है। बाबा के भक्त व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। कल नव वर्ष पर भी यहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने व्यापक तैयारी की है। आज इंग्लिश के अनुसार से आज साल का अंत दिन है, कल नव वर्ष है। भक्त लोग आ रहे हैं अपने अपने श्रद्धा के साथ, मन में विशेष कामना लेके आ रहे हैं जो नव वर्ष हमारा सुखमय रहे, घर में सुख समृद्धि रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अभी व्यवस्था भी है, बहुत अच्छा लगा। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है और लोग अपने पसंदीदा सैरगाहों की ओर रुख कर रहे हैं। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े हैं। हिमाचल का कुल्लू हो, चाहे हम बात करें मनाली की, वो पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में तमाम जो टूरिस्ट हैं उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक्ड हैं। वहीं कैफे और बाजारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़वा जिले के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार मौजूद है जो अब भी आम लोगों की नजरों से दूर है। भावनाथपुर प्रखंड के फुलवार गांव में स्थित यह गर्म पानी का कुंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक मान्यताओं और औषधीय गुणों के कारण खास पहचान रखता है। भवनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद जी राम ने
इस स्थान को गढ़वा जिले का छिपा हुआ रत्न बताया है। उन्होंने कहा कि इस गर्म पानी के कुंड को पर्यटन स्थल में शामिल कराने के लिए इसकी जानकारी उपायुक्त को दी जाएगी। वो हमारा कैलान पंचायत में एक ग्राम है जिसमें कि हमारा वहाँ पास एक गर्म जल स्रोत है जिसमें सालों भर पानी बहती रहती है। लोग वहाँ एक पूजा स्थल भी है। पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया जाएगा और उसे फौरन से घोषित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। लोगों का मानना है कि इस कुंड के पानी में औषधीय गुण मौजूद हैं। यहाँ स्नान करने से चर्म रोग जैसी बीमारियों में लाभ मिलता है और सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। यहाँ मनौती भगवती पूजा करता है, नहा धोवा के जाता है, खजली खसड़ी सब इसको खत्म हो जाता है। गरम कुंड बा, पंचायत कैलान बा और जो भी यहाँ आदमी बरहो महीना नहाया वालन जना खजली होला, खेसड़ा होला या देह में दर्द बा, देवता यहाँ बहुत बड़ा जे मानन भाग हमन करेला तो हम देवता पूरा करलन। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरे भरे जंगल, पहाड़ और शांत वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं, जहां लोग खासकर ठंड के मौसम और नववर्ष पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ गरम कुंड है, यहाँ स्थान है सिद्धनाथ, शंकर सिद्धनाथ जोगी और शंकर महादेव सब है। यहाँ गरम कुंड है, गरम कुंड से पानी जो निकलता है, खजली और खसड़ा जितना होता है ये चीज सारा चीज को पूरा होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस गर्म पानी के कुंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। हमारी जो मांग है कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करे, तीर्थाटन के घोषित करे ताकि लोगों को मजदूरों को मजदूरी मिले, लोगों को रोजगार मिल सके। स्थानीय लोगों के अनुसार फुलवार गांव में स्थित इस गर्म पानी के कुंड का इतिहास काफी पुराना है। यह कुंड पहाड़ी इलाके में होने के बावजूद सालों भर गर्म पानी देता है और इसके आसपास देवी देवताओं की पिंडियां भी स्थापित हैं। ये प्राचीन काल से गर्म कुंड में पानी आता है, साथ ही खजली खसड़ा वाले जितने भी लोग आते हैं नहाते धोते हैं सब ठीक हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और पर्यटन की असीम संभावनाओं से भरा फुलवार का यह गर्म पानी कुंड अगर पहचान पाता है तो न सिर्फ गढ़वा जिले की पहचान बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी विकास की नई राह खुलेगी। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से आज रांची में कांग्रेस नेत्री गुंजन सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने भरोसा जताया कि गुंजन सिंह का संगठनात्मक अनुभव और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कल के बयान पर पलटवार किया है। श्री मरांडी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में तीखा प्रहार करते हुए कहा कि न्याय के लिए संघर्ष करने वालों का मजाक उड़ाना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि सीएम को यह बताना चाहिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक वकीलों की फौज खड़ा करने में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने सीएम के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों को नेपाल वाली बात अफवाह लग रही है तो बताया जाए कि हाईकोर्ट द्वारा अभी तक 10 छात्रों का रिजल्ट क्यों लंबित रखा गया है। साथ ही अदालत ने अभी भी जांच जारी करने का आदेश क्यों दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष बोर्ड परीक्षार्थियों को एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा के जरिए सफलता का टिप्स देंगे। पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल तक 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। इधर शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भागीदारी का व्यापक स्तर परीक्षा पे चर्चा को एक सच्चा जन आंदोलन साबित करता है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की युवा लेखक मार्गदर्शन स्कीम पीएम युवा के तीसरे चरण की प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की 43 कृतियों का चयन किया गया। चयनित कृतियों को 6 महीने के भीतर पुस्तक का रूप दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन एरिगैसी को दोहा में आयोजित FIEE विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है। FIDE वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी को बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर लिखा, शतरंज में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दोहा में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हाल ही में FIDE रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। उनका कौशल, धैर्य और जुनून काबिले तारीफ है। उनकी उपलब्धियां हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेंगी। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। राज्य की बेटियां अपनी खेल प्रतिभा से राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। पिछले दिनों 26 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची की फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का कुमारी समेत 20 अन्य प्रतिभावान बच्चों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए थे। राज्य का गौरव बढ़ाने वाली इस बेटी से हमारे समाचार प्रमुख ने रांची में विशेष बातचीत की। हमारे साथ झारखंड की अनुष्का कुमारी है, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा है और कई खिताब देश के नाम कराए हैं। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये झारखंड की राजधानी रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर इनका ये गांव है। रुक्का डैम के नज़दीक ये गांव है और रुक्का मुंडा टोली जो ये इनका गांव है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये गांव है और इनका घर कि किस तरीके का, जो हम कहते हैं इनका गुदरी के लाल जब निकल कर बाहर आते हैं तो वो देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी बानगी अनुष्का कुमारी है। किस तरीके का इनका जीवन यापन रहा है, इस घर के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं। आइए इनके घर में चलते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि एक छोटे से कमरे में इनका परिवार किस तरीके से रहता है और उसके बाद इन्होंने देश के लिए कई पदक जीते हैं और दुनिया में आज भारत में फुटबॉल के क्षेत्र में अगर कोई नाम दर्ज हो रहा है तो उसमें अनुष्का का एक बड़ा योगदान है। तो ये अनुष्का का घर है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने विषम परिस्थितियों के बाद भी हौसला नहीं हारा। इनके माता पिता काफ़ी गरीबी में इनकी परवरिश हुई और उसके बाद आज भी वो स्थिति कमोबेश वैसी ही है और उसके बाद भी उन्होंने अपने मेहनत के दम पर आज दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। आइए इनके घर और कमरे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अनुष्का ने ये मेडलों का एक अंबार सा खड़ा किया है। हालांकि इनके पास इस मेडल को रखने के लिए अभी उस तरीके का घर नहीं है, जगह नहीं है। इसके बावजूद देखिए ये इनके मेडलों की यहाँ पर एक कतार सी लगी हुई है और इन्होंने हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के लिए काफ़ी पदक जीते हैं और हम अनुष्का से बात करेंगे और समझेंगे कि उनका जो ये परवरिश है, किस तरीके से कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने हौसला नहीं खोया है और आज ये मुकाम हासिल किया है और इनके मन में किस तरीके के, जो हम कह सकते हैं इनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से ये अब भारत का नाम भी दुनिया में रोशन करना चाहती है। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। किस तरीके से तुमने मेहनत किया और ये मुकाम आज हासिल किया? मेरा नाम अनुष्का कुमारी हुआ और मैं रांची मुंडा टोली की रहने वाली हूँ। मेरा मेहनत इसमें, जब मैं 12 साल की थी तब से मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ और 2015 में मैं स्टार्ट की खेलने के लिए। तो उस टाइम तो जब खेलना स्टार्ट की उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आया कि कभी शू फट जाते थे तो कैसे खेलेंगे, पैर में चोट लग जाएगा। फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं खेलते रहूँगी तो कुछ मिलेगा तो उससे मैं कर लूँगी। तो हम थोड़ा इस मुसीबत से मतलब गुजर के अभी यहाँ तक आए हैं। किस तरीके के आपके माता पिता क्या करते हैं और ये जो एक छोटा सा कमरा है, कैसे आपका पूरा परिवार इसमें रहा और उसके बाद आपने ये फुटबॉल के प्रति आपका जुनून पैदा हुआ? पापा तो कुछ नहीं करते क्योंकि पापा का पैर ये ख़राब हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो कुछ करने के हालत में नहीं है। अभी भी मम्मी मजदूरी दिहाड़ी काम करने के लिए गए हुए हैं और मेरी मम्मी उसी से काम करके अभी हम लोग को मतलब पालते हैं, मजदूरी करके अभी भी अनुष्का का परिवार चलता है। अनुष्का, फुटबॉल के प्रति कैसे जुनून पैदा हुआ? कुछ लोग खेलते थे गांव में ही, जैसे कि अभी बगल में ही इधर हमारा ग्राउंड था, अभी ग्राउंड भी नहीं है, बट उधर पे खेलते थे। तो स्कूल से आते थे तो वो लोग को देखे तो हमको भी लगा कि हमको भी खेलना चाहिए।
क्योंकि टाइम हमारे पास रहता था स्कूल के आने के बाद, तो हम भी सोचे कि हम भी खेल लेते हैं। फिर वैसे ही करते करते अभी हम प्रैक्टिस करने लगे लड़के लोग के साथ में। फिर हमारे लड़कियों का कोचिंग आया, फिर उसमें कोचिंग किए, उसके बाद अभी हजारीबाग सेंटर में गए, उसके बाद अभी खेल रहे हैं। तो हजारीबाग सेंटर से अभी अनुष्का खेलती है। अभी हाल ही में आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, कितना अच्छा लगा? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे मतलब राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार मिला, तो बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। प्रधानमंत्री से भी तो मिली थी? जी, प्रधानमंत्री से बात हुआ हमारे और राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। क्या बोले प्रधानमंत्री जब बातचीत हुई तो? प्रधानमंत्री मतलब ज़्यादा देर बात नहीं हुआ, बस थोड़ा ही बात हुआ, पर वो हमको मतलब सही रास्ता बताए कि अभी जो कर रहे हो उस पर थोड़ा फोकस करो और जो मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको थोड़ा प्राप्त करो बोल के। तो अनुष्का का क्या लक्ष्य है अभी? अब मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अभी इंडिया वुमेन्स सीनियर टीम में जाऊं और वहाँ पे खेलूं। तो अंडर 17 टीम में तुम ऑलरेडी हो, कई सारी प्रतियोगिताओं में तुमने भारत के लिए रिकॉर्ड बनाया है। किसी टूर्नामेंट में, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 22 गोल तुमने दागे हैं। तो ये कला कहाँ से सीखा और कौन आदर्श खिलाड़ी है तुम्हारा? सर वो तो गेम में जाने के बाद एक अलग ही जोश आता है कि टीम के लिए खेलना, और जब हमारा स्टेट होता है तो स्टेट को हम गोल्ड दिलाना, इंडिया के लिए होता है तो इंडिया को गोल्ड दिलाना। तो ग्राउंड में जाने से मतलब जाने के बाद ही हमारे अंदर जोश आता है कि हम गोल मारेंगे इतना और टीम को जिताएंगे। तो ये एक जुनून, अब जैसे आपकी अपेक्षा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत के फुटबॉल में, चूंकि भारत का बहुत नाम नहीं रहा है, तो आपकी जैसी खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगी? जी सर, अगर वो लोग को अगर सपोर्ट मिलता है तो वो जरूर नाम रोशन करेंगे भारत का नाम जरूर रोशन करेंगी। और आपकी क्या मतलब फुटबॉल में अगर कहें कि आपकी कमजोरी क्या है और आपके जो बेस पॉइंट है, वो स्ट्रांगनेस क्या आपका है? मेरा कमजोरी ये है कि घर का स्थिति खराब है, तो अगर खेलने जाते हैं तो थोड़ा माइंड इधर पे रहता है उधर पे भी रहता है, तो हम एक साइड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं सही से कि हम गेम पे ध्यान दें या घर पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा घर का स्थिति अभी ऐसे हो चुका है कि मतलब खेलने भी जाते हैं तो थोड़ा घर से मतलब थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए ना, थोड़ा तो मिलता है बट मेरा माइंड घर पे ही रह जाता है सारा। तो किस तरीके की सपोर्ट की उम्मीद है आपको? मैं सरकार को थैंक यू देना चाहती हूँ और मैं उनसे ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब है और हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं है, हमारे घर में साइकिल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। अगर मुझे वो दे तो मैं कोशिश करूँगी कि और से और अच्छा खेलने के लिए। तो अनुष्का की इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं, कि अगर वो फुटबॉल ग्राउंड तक जाती है तो इस तरह की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। अभी तो फिलहाल 1 महीना हो गया है हमारे घर में टीवी आया हुआ, तो अभी जो भी मैच होता है हमारे मम्मी पापा भैया भाभी भाई सब बैठ के देखते हैं। पहले तो इस चीज़ का सुविधा नहीं था तो कोई नहीं देख पाते थे, तो मैं ये बात को अपने जो सरकार है उन तक पहुंचाई, उसके बाद अभी टीवी मिला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे जाने के लिए गाड़ी का सुविधा कर दे और मेरा घर को थोड़ा ये कर देना तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब से अभी यहाँ आई हूँ तब से प्रैक्टिस पे नहीं जा रही, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो 5 किलोमीटर साइकिल भी नहीं है कि मैं साइकिल से भी जाऊँ और घर में कुछ है भी नहीं, तो मैं नहीं कर रही अभी प्रैक्टिस। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें कि बॉडी में फिटनेस भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, उसकी चूंकि परिवार आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा है, तो कैसे वो आपको पूरी कैसे होता है और क्या खा पी कर आप अपने आप को इस तरह से बड़ा फुटबॉलर बना रही हैं? सर घर में आते हैं तो घर में तो जो हमको डाइट दिया जाता है हॉस्टल में, वो डाइट तो नहीं मिल पाता है। घर में आने के बाद दोपहर में खाना, सुबह खाना, शाम में खाना, बस वही मिलता है। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे हमें डाइट दिया जाता है, और घर आते हैं तो खुद का डाइट के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं हम, तो फिर वही खाना खा के प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। बचपन में क्या खाती पीती थी जब घर में रहती थी, तो क्या खाना पीना मिलता था? तो नॉर्मल जो चावल मिलता है वही, कभी दाल भात तो कभी साग भात मिल गया, तो कभी आलू का सब्जी हो गया, यही सब बस खा के। तो अनुष्का वैसी पीढ़ी है और युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, बच्चों के लिए भी प्रेरणा है कि किस तरीके से उन्होंने एक तंग हालत के बावजूद सिर्फ साग भात या दाल भात खाकर इसने फुटबॉल की दुनिया में, आज के देश में, दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और वो जिस तरीके से मेहनत करती है, निश्चित तौर पर ऐसी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। और निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार इनको मिलता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है तो इनका हौसला बढ़ता है और देश के लिए ये कुछ करने का जुनून भी इनमें पैदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अनुष्का को ढेर सारी बधाइयाँ कि वो जिस तरीके से अंडर 17 टीम के लिए, देश के लिए नाम रोशन कर रही हैं। अब भारतीय महिला जो फुटबॉल टीम है उसमें उनका प्रवेश हो और उसके बाद वो देश के लिए और बड़े मुकाम हासिल करें। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रुक्का डैम, रांची।
और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 31 दिसंबर साल 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही फरमान से इसे पंजीकृत किया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया और खास तौर पर भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में इसे मसाले के व्यापार के लिए गठित किया गया। उस समय स्पेन और पुर्तगाल का इस व्यापार में एकाधिकार था। कुछ समय बाद कंपनी ने मसाले के अलावा कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम के व्यापार का काम भी शुरू किया। समय के साथ ही इसने राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। कंपनी ने लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के एजेंट के तौर पर भारत में काम किया। साल 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद कंपनी को भंग कर दिया गया और अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के संचालन का काम सीधा अपने हाथों में ले लिया। 31 दिसंबर साल 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पनामा नहर का नियंत्रण पनामा देश को सौंप दिया। दरअसल साल 1977 में हुए एक संधि के मुताबिक यह तय हुआ था कि साल 1999 में नहर को आज ही के दिन पनामा वासियों को सौंप दिया जाएगा। इस संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के शासक ओमार ने हस्ताक्षर किए थे। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस विशालकाय नहर का निर्माण 1904 में शुरू हुआ था, जो 1914 में पूरा हुआ। तकरीबन 82 किलोमीटर लंबी यह नहर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जी राम जी योजना को श्रमिकों और किसानों के लिए बताया हितकारी। राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता का आरोप। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर को किया जारी। भारत @2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि कैलेंडर का थीम। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुंजन सिंह को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त होने पर दी बधाई। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के कल के बयान पर किया पलटवार। और राज्य में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, विमान और रेल सेवा पर असर। आज और कल कई इलाकों में गहरे धुंध का अलर्ट, न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना।